गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अंतर्गत मैं सोशल साइंस का अध्यापक आज संशोधित पाठ्यक्रम के अनुकूलन प्रथम पाठ का आपको अध्याय कराने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सुर्खी क्या थी? 100 साल पहले। वह सोचने लगी, ये कोई कैसे जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले की घटना कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले ये कैसे हुआ था, या यह 100 साल पहले क्या कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे पता लगाया जाए। प्रश्न स्ट्राइक कर रहा था उसके दिमाग में, कैसे पता लगा जाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था आप लोग रेडियो सुन सकते हैं, यानी कि रेडियो में समाचार याद कर सकते हैं कि कल क्या हुआ था। रेडियो के अलावा टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। देखिए, कल क्या हुआ था यह हम टीवी या रेडियो के द्वारा जान सकते हैं, या अखबार के द्वारा पढ़ सकते हैं। यदि हमें यह जानना हो कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से इसकी जानकारी ले सकते हैं जिसको इसकी स्मृति हो, यानी कि जो इसके बारे में जानता हो। परंतु बहुत साल पहले या बहुत पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जाना जा सकता है, या हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखेट को, यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों का मतलब होता किसान, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग, टॉपिक अगला, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पे नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्षों पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे।
अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। देखिए, नर्मदा नदी के किनारे पर लोग कई लाखों वर्षों से रह रहे थे। कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक मतलब जिनके पास संग्रह या जानकारी हासिल होती है वो है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। ये मानचित्र है आपका, ध्यान से देखें। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने, लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपादना आरंभ की। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विध्वंस के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तटी उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। गंगा के जो दक्षिण के अंदर का जो क्षेत्र था वो मगध के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसको बिहार बोलते हैं। वर्तमान में कहाँ है ये? बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों से भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुक वंश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त होता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। ये आपको फिर दिखा रहा हूं मैं एक बार मानचित्र 1, ये देखिए।
मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आपने देखा, अब देखेंगे आप आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इस सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंड्स से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस की और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह ने किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। ताम्रपत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट करके उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध लिया जाता था और बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि है भैया, देखो ये रही, देखिए आपको। अब देखिए अपना अगला टॉपिक आ रहा है अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। आज हम यही रखेंगे। आज के हमारे प्रश्न हैं बच्चों। नंबर 1 प्रश्न बन रहा है आपके पास, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि किसे कहते हैं? पहला प्रश्न। नंबर 2, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, बताओ। हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, बताओ। और अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश
कौन कौन से हैं। ये आपका 3 प्रश्न हो गए हैं। चौथा प्रश्न भी आपको इसमें करना है। छोटा सा प्रश्न दूंगा मैं आपको। मगध मगध कहाँ पर स्थित था और वर्तमान में कहाँ पर है। ये 4 प्रश्न हैं जिनके आपको करने हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे। आज 9 दिसंबर को हम इतना ही रख रहे हैं। क्या ये हमारा पहला चैप्टर था, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें अंतर्गत हमने यहाँ तक पढ़ा है अतीत के बारे में कैसे जाने। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे अपन। तब तक के लिए बाय।